Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Ishad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Logate series, but before starting the video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates. Do share this video with your friends and with your fellows and don't forget to comment your feedback in comment section. So let's move towards the discussion. Today, our topic of discussion is Order 8 of CPC, Civil Procedure Code 1908. ऑर्डर 8 बेसिकली डील करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, और सेकेंडली हमें बताता है सेट ऑफ के बारे में। अब रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको हम उर्दू में कहते हैं जवाब दावा। अब इसका क्या मतलब है कि जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करता है कोर्ट के सामने जिसमें वो अपना क्लेम मेंशन करता है, ठीक है, अपने तमाम एलिगेशंस बताता है, तो कोर्ट क्या करती है, वो ऑपोजिट पार्टी मतलब के डिफेंडेंट को सम्मन भेजती है कि वो उस प्लेंट के रिप्लाई में अपनी एक जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराए, यानी जो दावा उसके अगेंस्ट किया गया है, जो एलिगेशंस उस पर लगाए गए हैं, उनके रिप्लाई में उसके जवाब में वो अपना जो है वो जवाब दावा जमा कराए, ठीक है, उन तमाम चीजों का जवाब दे जो कि उसके अगेंस्ट जो है प्लेंट के अंदर जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है वो क्या करेगा कि या तो वो जो उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट करेगा या फिर डिनाई करेगा जो कि प्लेंटिफ की तरफ से उसकी प्लेंट में बताए गए हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने प्लेंट में दिए गए तमाम पैराग्राफ को जो है वो ठीक है वन बाय वन जो है उनका रिप्लाई देना है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो था जनरली रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको रूल वाइज पढ़ते हैं, ठीक है, रूल वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर 8 है उसमें जो है वो क्या बताया गया है अबाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। सो रूल 1 है रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट में and if so required by the court shall at or before the first hearing or within such time as the court may permit present a written statement of his defense। अब बेसिकली ऑर्डर 8 के रूल 1 में क्या बताया गया है कि जो डिफेंडेंट है उसको जैसे ही सम्मन भेजा जाएगा कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो अपनी फर्स्ट हियरिंग पे क्या करेगा, वो अपना जो है वो जवाब दावा यानी कि अपनी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट को जमा कराएगा अपने डिफेंस में, ठीक है, विद इन द टाइम। लेकिन अगर वो विद इन द टाइम जो है उसको जमा नहीं कराता, अब वो टाइम कितना है इसमें प्रोविजो दी गई है रूल 1 में, provided that the period allowed for filing the written statement shall not ordinarily exceed 30 days, ठीक है, कि रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराने की जो डेट है वो क्या दी गई है, वो उसको 30 डेज दिए गए हैं डिफेंडेंट को, कि जैसे ही उसको सम्मन भेजा जाएगा कोर्ट की तरफ से कि भाई आपके अगेंस्ट ये जो प्लेंट है, ये जो दावा है, ये दायर किया गया है, तो आप इसका जो है इसके रिप्लाई के लिए अपनी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट अपने डिफेंस के लिए जमा कराएं, ठीक है। तो वो 30 डेज के अंदर अंदर डिफेंडेंट ने उस रिटर्न स्टेटमेंट को जमा कराना होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोविजन दी गई है कि अगर तो डिफेंडेंट विद इन द 30 डेज उसको जमा नहीं करा पाता, ठीक है, किसी रीजन की वजह से, तो देन क्या होगा, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम कराएगा, ठीक है, कोर्ट से, कोर्ट की परमिशन लेगा और अपने जो है वो रीजंस बताएगा कि जनाब इन इन रीजंस की वजह से मैं अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो विद इन द टाइम विद इन 30 डेज जमा नहीं करा पाया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको 120 डेज की जो है वो एक्सटेंशन कर देगी, ठीक है, उसके जो 120 डेज हैं वो एक्सीड कर देगी कि 120 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करानी है। अब इसमें जो है रूल 1 में सब रूल 1 क्या दिया गया है कि बेसिकली मैं आपको जनरली इसमें बता दूं कि रूल 1 में बताया गया है कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, एट द फर्स्ट हियरिंग शैल प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर ऑन विच ही बेसिस हिज डिफेंस और एनी क्लेम टू फॉर सेट ऑफ, कि जो डिफेंडेंट है उसने जो फर्स्ट हेयरिंग है, ठीक है, जब उसने कोर्ट के सामने पेश होना है, तो वो क्या करेगा, जब उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करानी है तो वो उस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करेगा जो कि उसके पोजेशन में है, ठीक है, जिनके लिए वो क्लेम कर रहा है सेट ऑफ के लिए। इसके बाद
सब रूल 2 है, वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस और क्लेम फॉर सेटअप, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट टू बी एडिड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जिक्र सब रूल 1 में किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि डिफेंडेंट के पोजेशन में है, ठीक है। अब सब रूल 2 क्या बता रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे डिफेंडेंट जो है वो रिलाई करता है लेकिन वो उसके पोजेशन में नहीं है, तो देन क्या होगा, डिफेंडेंट क्या करेगा, उनको मेंशन करेगा, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करेगा कि जनाब फलां फलां जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो मेरे पोजेशन में तो नहीं है, लेकिन वो जो है उनके ऊपर जो मेरा सूट है वो रिलाई करता है, तो इसलिए मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, इफ नो सच लिस्ट इज सो एनेक्स, ठीक है, कि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पोजेशन में नहीं है, ठीक है, और प्रेजेंटेड द डिफेंडेंट शैल बी अलाउड अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 डेज टू फाइल दिस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कि अगर तो वो जो डिफेंडेंट है विद इन द टाइम वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच नहीं कर पाता, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको 10 डेज का जो है वो टाइम जो है वो एक्सीड कर देगी, ठीक है, उसको 10 दिन देगी कि जनाब आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो पूरी करें और अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके साथ अटैच करें। इसके बाद सब रूल 3 है कि जो डिफेंडेंट है वो क्या करेगा, अ डॉक्यूमेंट विच ought टू बी एंटर्ड इन द लिस्ट रेफर टू द सब क्लोज 2, कि वो डॉक्यूमेंट्स जो उसके पोजेशन में नहीं थे और जिनको उसने साथ लगाना था अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, बट विच हैज़ नॉट बीन सो एंटर्ड, लेकिन वो नहीं लगाए गए, शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन द डिफेंडेंट्स बिहाफ एट हियरिंग ऑफ द सूट। कि अगर तो वो नहीं लगाए गए, तो अगर वो बाद में डॉक्यूमेंट्स वो कहता है कि जी मैंने साथ अटैच करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोर्ट की जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट वो जो है वो साथ नहीं लगाए जाएंगे, पहले उसे कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि अगर उसके अपना एविडेंस देने के लिए अपने बिहाफ अपने लिए डिफेंस के लिए उसको उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट की परमिशन लेगा और देन क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच कर देगा। इसके बाद सब रूल 4 दिया गया है रूल 1 का, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव्स विटनेस। कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होने हैं प्लेंटिव की, तो उन डॉक्यूमेंट्स को साथ लगाना ज़रूरी नहीं है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के। इसके बाद हमें जो है वो लास्ट पे एक और प्रोविजन दी गई है, फर्दर दैट नोट मोर देन 2 एडजर्नमेंट्स शैल बी ग्रांटेड फॉर प्रेजेंटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। कि अगर तो जो डिफेंडेंट है उसने विद इन द 30 डेज जो है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, ठीक है, फिर वो रीजंस देता है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट टाइम एक्सीड कर देती है, कितना, 120 डेज का, ठीक है। अगर वो फिर भी जो है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं कराता, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको फर्दर जो है वो टाइम अलाउ नहीं करेगी रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराने का, और जो डिसीजन है वो एक्स पार्टी कर देगी, ठीक है। ये जो तमाम बेसिकली चीज़ें ये बताई गई हैं हमारे रूल 1 में। लेकिन रूल 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो यही है कि जी डिफेंडेंट ने विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट अपनी जमा करानी होती है कोर्ट के सामने। अच्छा, अब आगे हमारा रूल 2 आ गया, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल और दैट द ट्रांसैक्शन इज आइदर वॉइड और वॉइडेबल। अच्छा, अब सिंपली इसमें क्या बताया गया है, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, कि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जो जो फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है, जो जो फैक्ट्स उसने बयान करने हैं जो कि प्लेंट में उसके लिखे गए हैं, ठीक है, तो उसने हमने डिस्कस किया कि उसने पैराग्राफ वाइज जो है उन फैक्ट्स को बयान करना है, उन्हें डिनाई भी कर सकता है और उन्हें जो है वो एडमिट भी कर सकता है। बेसिकली डिफेंडेंट ने क्या करना है, उन्हें डिनाई करना है अपने डिफेंस में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनको स्पेशली ऐसे न्यू फैक्ट्स जो कि वो बताना चाहता है, ऐसी रीजंस के भाई इसने जो मेरे पे एलिगेशन लगाया है विद इन द प्लेंट वो गलत है, ठीक है। किन सिचुएशन से रिलेटेड, इफ देर इज एनी इशू रेज और फैक्ट not arising out of the plaint as for instance fraud limitation release payment performance।
अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसने फ्रॉड वगैरह के बारे में कुछ बताना है, अपनी जो है उसने जो है रिलीज वगैरह या पेमेंट कुछ ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना है, तो वो जो न्यू फैक्ट्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, जो प्लेंट में तो नहीं दिए गए लेकिन डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में देने हैं, तो वो तमाम न्यू फैक्ट्स भी जो है वो स्पेशली अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बयान करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा रूल 3 है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है? इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है? रूल 3 हमें बता रहा है कि अगर तो डिफेंडेंट ने जो प्लेंट में उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, जो ग्राउंड्स दी हैं उसके खिलाफ, तो डिफेंडेंट ने क्या करना है? डिफेंडेंट ने उनको जब डिनाई करना है तो उनको स्पेसिफिकली करना है, ठीक है, जनरली नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सूट है रिकवरी का, ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, तो प्लेंटिव ने कहा है कि भाई जो डिफेंडेंट है उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या फिर जो है मैंने डिफेंडेंट से इतनी जो है वो रकम लेनी है, इसने मुझे देनी है, इसने मुझसे लोन लिया था। ठीक है, अगर ये तमाम एलिगेशंस जो हैं तो वो प्लेंटिफ ने बताए हुए हैं अपने प्लेंट में, और डिफेंडेंट ने क्या करना है? डिफेंडेंट ने जनरली ये नहीं कह देना कि भाई मैंने जो है ऐसा कुछ नहीं किया, मैं डिनाई करता हूँ इन चीज़ों को, मैंने तो इसके कोई पैसे नहीं देने, इस तरह का उसने नहीं करना। उसने क्या करना है? उसने जो डिनाई करना है उसने स्पेसिफिकली करना है कि भाई आपने जो है प्लेंट में जो फैक्ट नंबर 1 दिया है उसका ये रीज़न है, जो फैक्ट नंबर 2 दिया है उसका ये रीज़न है। हर हर बात का उसने स्पेसिफिकली, ठीक है, अलग अलग जो है डिफेंडेंट ने जवाब देना है हर हर चीज का। ठीक है, जो जो एलिगेशन उस पे लगाया गया है। इसके बाद रूल 4 आ गया इवेसिव डिनाइल। अब इवेसिव डिनाइल का क्या मतलब है? वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, जनरली अब बेसिकली इसमें क्या बताया गया है हमारे रूल 4 में कि जो डिफेंडेंट है उसने जब डिनाइल करना है, एक तो हमने पढ़ लिया कि उसने डिनाइल करना है स्पेसिफिक, ठीक है, कि हर हर जो एलिगेशन उस पर लगाया गया है प्लेंट के अंदर उनको स्पेसिफिकली बताना है कि ये एलिगेशन है, उसकी रीजन देनी है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं इसको डिनाई करता हूँ, और उसकी रीजंस देनी है। ठीक है, स्पेसिफिकली बताना है। और 4 क्या हमें बता रहा है कि वैसिवली उसने नहीं बताना कि जो चीज़ है, ठीक है, मैं जनरली बता दे कि मैं इन चीज़ों को डिनाई करता हूँ। नो, उसने करना क्या है? उसने क्लियर कट बात करनी है, ठीक है, कि भाई ये रीजंस हैं, ठीक है, साथ उसने जो है वो रीजंस देनी है। जब उसने किसी चीज, हमारा रूल 4 सिंपली हमें ये बता रहा है कि जब डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में किसी एलिगेशन को डिनाई करना है तो कैसे करना है? उसको क्लियर कट बताना है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो। ठीक है, कि मैं इस चीज को डिनाई करता हूँ ऐसे है वैसे, नो, क्लियर कट बताना है मैं इसको डिनाई करता हूँ, क्यों करता हूँ, साथ उसकी रीजन देनी है। ठीक है, इसके बाद रूल 5 आ गया हमारा। अब जो रूल 5 है ये इंटरकनेक्टेड है रूल 3 के साथ। स्पेसिफिक डिनाइल, ठीक है, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक ये हमने पढ़ा रूल 3। रूल 5 हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक डिनाइल। अब ये उसी का पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी, ठीक है, implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted। ठीक है, अच्छा, अब रूल 5 हमें क्या बता रहा है? पहले हमने रूल 3 में पढ़ा कि भाई आपने स्पेसिफिकली डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में हर हर फैक्ट के बारे में या तो डिनाई करना है या एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट अगर करेगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली वो डिनाई करेगा, ठीक है, अपने डिफेंस में। अब जब डिनाई करेगा तो हर हर फैक्ट के जो एलिगेशन है उसको डिनाई करेगा, साथ रीजंस देगा। लेकिन रूल 5 हमें क्या बता रहा है कि भाई अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, देन क्या होगा? देन ये समझा जाएगा कि उसने जो है वो उस चीज को एडमिट कर लिया है। ठीक है, कि अगर एक एलिगेशन प्लेंट में प्लेंटिफ ने उसके उस पर लगाया, डिफेंडेंट ने उसका रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, स्पेसिफिकली बताया ही नहीं कि मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ या मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस पर साइलेंस शो करा दी, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये समझेगी कि भाई वो इस चीज को एडमिट कर रहा है कि उसने ये काम किया है। ठीक है, जो एलिगेशन प्लेंटिफ ने उस पर लगाया है वो इस चीज को एडमिट कर रहा है। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने स्पेसिफिक डिनाइल देना है। ठीक है, जैसे कि हमें रूल 3 बता रहा है, खास तौर पे स्पेसिफिकली आपने बताना है कि भाई मैं इस चीज को डिनाई कर रहा हूँ, और हर एलिगेशन को जो है आपने रिप्लाई करना है।
इसके बाद रूल 6 आ गया, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ऑर्डर 8 का, क्योंकि ऑर्डर 8 डील कर रहा है रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ को। अब सेट ऑफ क्या चीज़ है, ठीक है, जनरली मैं आपको इसका बता दूं सेट ऑफ का क्या मतलब है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। अब ए ने बी से लिए 10 लाख, ठीक है, रकम ली, लोन लिया ए ने बी से। बी ने क्या किया, बी ने जी है उससे पहले ही लोन लिया हुआ था 5 लाख, ठीक है। पहले ए ने उससे 10 लाख लिया और बाद में बी ने क्या किया, उससे जो है 5 लाख ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो क्या हुआ, बी ने जो है वो उस पे ए ने क्या किया, उस पे जो है वो दावा कर दिया बी के खिलाफ, ठीक है, प्लेंट दायर कर दी। अब प्लेंट में वो क्या कह रहा है कि भाई मैंने जो है इससे अपना 10 लाख रुपया लेना है, ठीक है, किस चीज का, इसने मुझसे लोन लिया था और इसने मुझे वापस नहीं किया। अब बी क्या कहेगा, बी क्या करे, कहेगा कि भाई अदालत के सामने अपना जो है वो बताएगा रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कि इसने जो मुझसे 10 लाख लिया था, ठीक है, इसने तो मुझसे 10 लाख लिया था, लेकिन 5 लाख मैंने इससे लिया हुआ है और इसने मुझसे लिया हुआ है 10 लाख। अब जो 5 लाख इसने मुझसे लिया हुआ है, या तो वो ये मुझे वापस कर दे, ठीक है, और या वो मुझे है वो छोड़ दे। अब प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ कहेगा कि जनाब ठीक है, दावा तो मैं कर रहा हूँ 10 लाख का इससे, लेकिन चूंकि मैंने इससे 5 लाख लिया हुआ है तो लिहाजा मैं उस 5 लाख को छोड़ता हूँ, मैं बाकी 5 लाख को का जो है वो क्लेम करता हूँ इससे कि मुझे जो है मेरा बाकी का 5 लाख दे दिया जाए। जो 5 लाख मैंने इससे लिया है वो ये अपना काट ले, ठीक है, उन 10 लाख में से, और जो बाकी मेरा 5 लाख है वो मुझे वापस वापस कर दे। अब जो 5 लाख वो उसको छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि उसने जो है उससे लिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो 5 लाख है उसको हम क्या कहेंगे कि उसने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, किस लिए, क्योंकि उसने भी उससे लिया हुआ था। अब ये इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक है। ये हो गया क्लेम पे क्लेम, कि प्लेंटिफ ने क्लेम किया बी के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ, डिफेंडेंट ने उल्टा उस पे क्लेम कर दिया कि भाई ए कह रहा है, प्लेंटिफ कह रहा है कि इसने मुझसे पैसे लिए हैं, बी कह रहा है, डिफेंडेंट कह रहा है कि इसने मुझसे भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो डिफेंडेंट क्या कहेगा कि जी इसने जो मुझसे लिए हुए हैं ना, तो ये जो दावा कर रहा है कि इसने मुझसे 10 लाख लेना है, तो उसमें से ये अपने जो है 5 लाख काटे जो इसने मेरे देने हैं, ठीक है। तो उन 5 लाख को ए क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा, ठीक है। बी जो है डिफेंडेंट है, दावा करेगा कि भाई जो इसकी तरफ मेरे 5 लाख बनते हैं ये उनको सेट ऑफ करे, उनको छोड़ दे, बाकी के जो 5 लाख हैं वो मैं इसको दे दूंगा। ये हो गया हमारा सेट ऑफ, ठीक है। अब रूल 6 पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है, पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसमें पार्टिकुलर्स दिए गए हैं कि सेट ऑफ के पार्टिकुलर्स कौन कौन से हैं, वो 4 पार्टिकुलर्स दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो है सबसे पहले कि जो सूट है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें जो है दोनों पार्टीज जो है वो मनी क्लेम कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने लोन लिया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट था मनी का, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें उन्होंने रिकवरी ऑफ मनी करनी है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर है सेट ऑफ का वो है असर्टेन्ड सम ऑफ मनी, ठीक है। अब वो क्या है कि जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी, ए ने बी से जो 10 लाख लिया है तो वो असरटेन होगा कि भाई इसने मुझसे 10 लाख लिया हुआ है। वो ऐसे नहीं होगा कि मैंने भाई इससे तकरीबन 10 लाख लिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने इससे इतने पैसे लिए, नो, आपने असरटेन्ड सम ऑफ मनी बताना है कि मैंने इससे एग्जैक्ट इतनी रकम ली और इसने मुझे इतने वापस करने हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो पार्टिकुलर है वो है लीगली रिकवरेबल, कि जो मनी है वो ऐसी हो जो कि लीगली रिकवरेबल हो, वो जो है वो इलीगली सोर्सेज से ना ली गई, फॉर एग्जांपल वो जुए की रकम ना हो, चोरी की ना हो, डकैती की ना हो, ठीक है, वो जो है वो लीगली रिकवरेबल हो। इसके बाद है जो पार्टिकुलर है इसका वो है नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि जिस रकम के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, जिस मनी के लिए आप क्लेम कर रहे हैं वो एक्सीड ना करती हो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट्स को, ठीक है, कि उनको एक्सीड ना कर रही हो। और एंड पे जो इसका पार्टिकुलर दिया गया है वो है बोथ पार्टीज फील द सेम करेक्टर, ठीक है। अब सेम करेक्टर क्या हो गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ए कह रहा है मैंने इससे 10 लाख लेने हैं, बी कह रहा है मैंने इससे 5 लाख लेने हैं, ठीक है। तो वो सेम करेक्टर हो गया, दोनों एक दूसरे से जो है वो मनी क्लेम कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ मनी कर रहे हैं।
ये हो गया हमारा रूल 6। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट का इसमें आगे जो है वो इफेक्ट बताया गया, इफेक्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट। ठीक है, सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ द सेट ऑफ। अच्छा, अब आगे का क्या प्रोसीजर है, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ का क्या मतलब है, सेट ऑफ होगा कैसे। प्लेंटिफ ने दावा किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट के इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, डिफेंडेंट ने उल्टा उस पे कर दिया कि भाई इसने मेरे इतने देने हैं। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट करेगी कि भाई आपके उसके लिए जो है वो प्रोसीडिंग्स करेगी, ट्रायल करेगी, एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। ठीक है, जब एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, तमाम सबूत को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि इसने इतनी रकम देनी है और इसने इतनी रकम देनी है। दोनों पार्टीज का जो राइट है वो डिसाइड कर देगी कोर्ट। ठीक है, डिक्री कर देगी किसी के भी फेवर में। ठीक है, अमाउंट जो है वो डिक्लेयर कर देगी कि इतनी जो रकम है वो फलां पार्टी ने सेट ऑफ करनी है। ठीक है, इतनी रकम उसकी बनती है, इतनी उसकी बनती है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो कोर्ट सबूत के को देखने के बाद, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है अपना फैसला सुना देगी। ये है हमारा रूल 6। इसके बाद रूल 7 है डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। कि अगर जो सेट ऑफ है, ठीक है, जो डिफेंस है, जो डिफेंडेंट ने अपना जो है मेंशन करना है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के खिलाफ, तो अगर तो वो सेपरेट ग्राउंड्स पे है। ठीक है, कि जैसे एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई ए कह रहा है मैंने इसे 10 लाख लेना है, बी कह रहा है मैंने इसे 5 लाख लेना है, लेकिन अगर उसमें और भी ग्राउंड्स हैं, डिफेंडेंट कह रहा है कि भाई इसने तो मुझसे फलां जो है प्लॉट है जमीन का वो भी लिया हुआ था, इसने मुझसे ये भी लिया हुआ, इसने मुझसे इतना लोन भी लिया हुआ। अगर वो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं तो डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट ने उनको सेपरेटली जो है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, हर हर ग्राउंड को। इसके बाद रूल 8 है न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ठीक है, any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of a written statement claiming a set off may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। ठीक है, कि वो तमाम ग्राउंड्स, फिर वही चीज़ आ गई कि तमाम ग्राउंड्स जो जो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ है अराइज हुई हैं, जो न्यू ग्राउंड्स। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा मसला है जो पहले जो है वो अराइज नहीं हुआ था प्लेंट में, या डिफेंडेंट ने जो है वो क्लेम नहीं किया था, और अगर वो बाद में जो है वो अराइज होता है, तो वो दोनों पार्टीज क्या करेंगी, उस न्यू ग्राउंड को भी अंदर मेंशन करेंगी। ठीक है, अपने प्लेट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू रूल 8। इसके बाद रूल 9 है सब्सीक्वेंट प्लीडिंग्स। No pleading subsequent to the written statement of a defendant other than by way of defendant to a set off shall be presented। ठीक है, except by the leave of the court upon such terms as the court thinks fit। अब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी subsequent pleadings जो है वो बाद में जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी आफ्टर अ फिक्स टाइम। ठीक है, कि सबसे पहले जी प्लेंटिफ ने जो है वो अपनी प्लेंट जमा करा दी, उसके बाद उसके जवाब में डिफेंडेंट ने अपना जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करा दी, तो इसके बाद जो है वो कोई भी फर्दर प्लीडिंग्स जो है सब्सीक्वेंट प्लीडिंग्स, ठीक है, वो जो जमा नहीं कराई जाएंगी। कि फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ कहे जी मैंने दोबारा जो अपनी है वो प्लेंट जमा करानी है, या डिफेंडेंट कहे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दोबारा देनी है, ये काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई न्यू ग्राउंड आपने देना है तो वो आप बाद में जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोबारा दोबारा से जो है वो आपने प्लेंट या जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो जमा नहीं करानी। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दी गई है, एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट, कि जहां पर कोर्ट जो है वो खुद कहे, ठीक है, एट एनी टाइम रिक्वायर अ रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, कि जहाँ पर कोर्ट खुद उसको फील हो कि भाई यहाँ पे जो है ये फलां न्यू ग्राउंड जो है वो अराइज हो रही है, तो वो किसी भी पार्टी को कहे कि आप जो है एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो जमा कराएं, यानी जवाबुल जवाब दावा जमा कराएं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिफेंडेंट है उसने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करा दी थी, लेकिन फिर भी बाद में एक न्यू ग्राउंड जो है वो अराइज होगी, तो अगर कोर्ट को लगे, ठीक है, कोर्ट की इजाजत पे, ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, उसको एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट का कहेगी कि जो आपने जवाब दावा दिया है ना, उसका जवाबुल जवाब दावा जो है आप वो जमा कराएं बिफोर द कोर्ट। इसके बाद रूल 10 आ गया प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट। कि अगर जो पार्टी है वो फेल हो जाती है रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराने में, जो कि कोर्ट ने उसे विद इन द टाइम जमा कराने के लिए कहा था, देन क्या होगा, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, कि अगर वो जो है रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द टाइम जमा नहीं कराता तो कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर देगी। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको एक्स पार्टी भी कर सकती है, जैसे कोर्ट को बेहतर लगता
सकता है, ठीक है। इसके बाद रूल 11 आ गया एड्रेस फॉर सर्विस, कि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अपना जो है एड्रेस जो है बिल्कुल जो ठीक पता है उसने वो बताना है, ताकि उसको जो है समन वगैरह जो है वो भेजा जा सके बताए गए एड्रेस पे। इसके बाद रूल 12 है कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, कि अगर तो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने जो है अपना जो है एड्रेस चेंज किया अकॉर्डिंग टू रूल 1, जो उसने एड्रेस जो है वो दिया था सर्विस के लिए समन देने के लिए या फिर जो नोटिस वगैरह उसको भेजना था उसके लिए जो उसने अपना एड्रेस दिया था, अगर तो उसने बाद में एड्रेस चेंज किया है, ठीक है, और वो नहीं बताता कोर्ट को, या फिर जो उसने पहला एड्रेस दिया है वही गलत बताया है, तो कोर्ट क्या करेगी, ठीक है, अगर उसका एड्रेस गलत है तो कोर्ट क्या करेगी, स्ट्रक आउट एंड नोट टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एज इफ ही हैड नोट डिफेंडेंट, ठीक है, तो उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको स्ट्रक आउट कर देगी, ठीक है, कि अगर उसने अपना जो एड्रेस है वो ठीक नहीं जमा कराया या फिर अगर चेंज किया था तो वो कोर्ट को नहीं बताया कि मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसकी जो उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको स्ट्रक आउट कर देगी, खत्म कर देगी। इसके बाद हमारा लास्ट रूल है रूल 13, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और डिफेंडेंट। जैसे कि हमने अपने ऑर्डर 7 में पढ़ा प्लेंट में, रूल 13 में, कि जी जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा, वो अपनी प्लेंट के साथ एक लिस्ट लगाएगा, किन की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनकी लिस्ट लगाएगा, कि जी ये उनके नेम्स देगा, उनके एड्रेसेस देगा, कि जो लोग हैं, ये जो मेरे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेरे लीगल हेयर्स हैं, ठीक है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, अच्छा, उन तमाम के नाम बताएगा अपने जो है लीगल हेयर्स के, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, नॉमिनेशंस बताएगा, कि अगर तो मेरी डेथ हो जाती है ये इस मुकदमे के दौरान ही, तो इस केस को बाद में जो है मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जो मेरे लीगल हेयर्स हैं वो लीड करेंगे, ठीक है, इसको प्रोसीड करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। साथ उनके नेम्स बताएगा, उनके जो है एड्रेसेस बताएगा, जो कि उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स होंगे उसके केस को आगे लेके चलेंगे। तो ये तो था हमारा ऑर्डर 8। इससे पहले हमने डिस्कस किया अपना ऑर्डर 7 जो कि था प्लेंट के रिलेटेड। उससे पहले हमने डिस्कस किया अपना ऑर्डर 6 जो कि था प्लीडिंग जनरली, जिसमें हमने जनरल बातें पढ़ी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। फिर हमने ऑर्डर 7 पढ़ा जिसमें कम्प्लीटली हमने प्लेंट को डिस्कस किया। फिर आज हमने ऑर्डर 8 पढ़ा है जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है रिटर्न स्टेटमेंट को, कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट ने विद इन 30 डेज जमा करानी है, ठीक है। सेट ऑफ क्या होता है, उसमें जो डिफेंडेंट ने क्लेम करना है वो कैसे करना है, जो एलिगेशन है उनका रिप्लाई कैसे करना है, स्पेसिफिक करना है या डिनाई करना है तो डिनाइल कैसे करना है, ठीक है। लिस्ट देनी है अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।